देखिए जो सूचना आ रही भाई एपीओ की डेट लोग बता रहे हैं कि 21 तारीख को गई, अभी कंफर्म हम नहीं बता सकते। क्या? हाँ, फरवरी 2021 की। हाँ तो देख ले भाई, कोई कुछ तो कर रहा है देख नहीं। और क्योंकि एक और आपका कैलेंडर जारी किया था बिहार ने, वो भी ऑफिशियल आपका वेबसाइट पर मिला नहीं। जो लोगों ने आपका, क्योंकि आजकल देखिए फर्जीवाड़ा भी लोग टाइप तो भी कर रहे हैं, जब तक कि साइट पर ना आ जाए, जब तक कि आयोग की साइट पर ना आ जाए तब तक विश्वास भाई नहीं किया जा सकता। ये भी एक अगर अब आपका कोई न्यूज आती है तो बताया जाएगा, यानी कि जब तक कि साइट पर ना आ जाए तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा धोखा आपका लोग कर चुके हैं, आपका वैकेंसी में भी किए, जेलों में भी किए। हम तो पढ़ने वाले नहीं रहते वही हम फैलाते हैं। तो आप लोग भाई अभी सर की बातें सुने, बैठ के बातें भी सुने, और आपका मैंने सर ने बताया कि कोड रेड करके लिखिए और आपका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस जरूर लिखिए। तो मैं भी भाई बताते समय आपका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस पहले नहीं बताता था, लेकिन अब हर एक आपका रेगुलर बैच में बताया जा रहा है कि ये क्यों कानून बना या ये धारा क्यों। अब ये क्रैश कोर्स में भाई उतना डिटेल में बताना संभव है, आपका बता दिया जाए। और 10 फरवरी या 12 फरवरी से मेंस का बैच लगेगा बिहार एपीओ के लिए, तो उसमें आपको जरूर सुधार करके इस बार लिखवाया जाए। और जूरिस्प्रूडेंशियल बेस और तमाम जो नई नई चीज़ें दिमाग में जिधर इस बीच आई है, आपका सेलेक्ट लोग तमाम लोग बताए हैं वो ऐड किया जाए। तो नोट जो भी बनाइए उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। आपका ये नियम है कि जो नोट्स बनाइए कुछ अगर आपको नया कंसेप्ट मिलता है तो उसमें ऐड करते रहिए। और जूरिस्प्रूडेंशियल बेस अगर आप 2 लाइन लिख देते हैं ऊपर कि इस धारा का उद्देश्य क्या है, तो आपका अच्छा नंबर, ये सही बात है कि 1-2 नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और हर एक चीज का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस जरूर रहता है, कोई भी चीज हो। आइए देखा जो 494 और 495 चल रही है किसी की धारा। 494 और 495 जो ये धाराएं हैं आपका, यहाँ से जो हम पहला अंतर बताए कि बाइगेमी करता है यानी कि पुनः विवाह करता है, और आपका दूसरे पक्षकार से छुपा कर करता है तो आपका 495, और दूसरा पक्षकार जानता है तो 494। बैठिए भाई, बात न करिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, देखिए बात न करिए। देखिए आपका 494 और 495, तो 494 और 95 में जो आपको देखना है कि इसमें आपका अपवाद भी पूछा जाता है और तमाम टेक्निकल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो पहले बेयर एक्ट शुरू किया जाए और उसके बाद से आगे आपका बताया जाए। देखिए भाई बेयर एक्ट की भाषा क्या कहती है, 494 निकाल लीजिए, देखिए क्या कहती है। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। देखिए स्पष्ट रूप से बाइगेमी या दुर्विवाह का उल्लेख न करके हमारी आईपीसी पुनः विवाह का आपका कह सकते हैं कि उल्लेख करती है, यानी कि पुनः विवाह करना। देखिए भाषा तब और समझा जाए, जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा बी विवाहित है और ए के जिंदा रहते हुए या तो बी पुनः विवाह करती हैं या बी के जिंदा रहते हुए ए पुनः विवाह करता है। और आपका जो पुनः विवाह किया गया है वह विवाह आपका क्या है, शून्य है। अब ये कब पुनः विवाह करना शून्य होगा, ये आईपीसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए आपका जो विवाह होते हैं उसको देखना पड़ेगा।
तो कब पुनः विवाह करना शून्य होगा? ये हिंदू अगर है तो हिंदू ला के तहत, मुस्लिम है तो मुस्लिम ला के तहत, ईसाई है तो ईसाई विध के तहत, और अगर आपका माने अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी एक कानून है, उसके तहत गवर्न होगा। तो पहले हिंदुओं के बारे में देखा जाए, आपका पुनः विवाह कब शून्य होगा, फिर मुस्लिम तो कम से कम देखा जाए। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, 1955 के पूर्व कोई हिंदू पुरुष कितनी भी स्त्रियों से विवाह कर सकता था और सभी विवाह वैध माने जाते थे। लेकिन 1955 में कानून बना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और उसकी धारा 5 के तहत आपका दूसरे विवाह करने पर रोक लगा दी गई और दूसरा विवाह करना दंडनीय बनाया गया और दूसरा विवाह क्या बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी हिंदू हैं दोनों, और ए ने बी से विवाह किया है और बी के जीवित रहते हुए ए पुनः किससे विवाह कर लेता है, सी से, तो ए और सी का विवाह क्या होगा, तो शून्य होगा और ए 494 के तहत दंड का भागी होगा। अब आप ये कहेंगे कि अगर बी रजामंद हो जाए तब क्या होगा, तो आपका 91 आईपीसी भी कोरिलेट करना है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जहां की सम्मत से भी कार्य किया जाए लेकिन सम्मत कोई बचाव नहीं दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली पत्नी रजामंद भी हो जाती है, शपथ पत्र दे देती है कि आप विवाह करिए, तो दूसरा विवाह वैध नहीं हो जाएगा, दूसरा विवाह क्या होगा, शून्य। और ऐसे शून्य विवाह की पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आपका प्रतिकर पा सकती है, लेकिन ऐसी स्त्री के बच्चे भरण पोषण पाने के क्या होंगे। अब आइए, अगर ए ने यही कार्य सी से छुपा कर किया कि मैं पूर्व विवाहित हूँ, तो 495 के तहत ए कितने दंड का भागी होगा, 10 साल। और अगर सी जानती है कि ये विवाहित है तो ये 7 साल 494। अब आइए हिंदू लॉ में देखा जाए। अब ये आता है कि हिंदू लॉ में कब कोई पुरुष या स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं, तो अखबार में हम चलेंगे, अभी नहीं, पहले नियम जानिए। हाँ, मुस्लिम लॉ में देखिए भाई, भारत में आपका चूंकि समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, अतः आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं और उनके कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में 4 विवाहित स्त्रियों को, माने 4 विवाहित स्त्रियां रख सकता है, ये नियम है। देखिए, कभी का क्वेश्चन बनता है कि कोई मुस्लिम पुरुष कितने विवाह कर सकता है, कौन गिनत, लेकिन एक साथ कितने विवाह वैलिड हो सकते हैं, 4। और 5वां विवाह करता है तो आपका पूछा भी गया था बिहार में, शिया विधि में शून्य होता है और सुन्नी में अनियमित मतलब कुछ त्रुटि है, और उस त्रुटि को दूर करने के बाद वह वैध हो जाएगा। यानी कि पहले वाली 4 पत्नियों में से एक को मैंने तालाक दे दे तो 5वां विवाह सुन्नी में वैध, और जबकि शिया में वैध नहीं, वो 5वां क्या होगा। क्या माना है बिहार में, यानी कि शिया विधि को प्रचलित, वैसे क्वेश्चन विवादित है, इस पर अटैक किया जा सकता है कि भाई सुन्नी में तो अनियमित होता है और शिया में सुन्नी, तो आपने क्यों नहीं लिखा कि शिया के सुन्नी, भाई हम समझे सुन्नी और दूसरा आदमी समझा शिया। अब ये विवादित कर सकते हैं, हम लोग आपत्ति देंगे। नहीं तो भाई देखिए, हर एक आयोग 5-6 क्वेश्चन गलत निकालता है, विवादित रहता है, अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और पटना हाई कोर्ट ने कभी भी लड़कों के फेवर में कभी भी कोई आज तक फैसला नहीं दिया। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट दे देता है, सुधारो, एक्सपर्ट को बुला लेगा, कहेगा कि नाम बताओ कौन गलत क्वेश्चन
आपका बनाया है, बुला लेता है बिना बताए आयोग से। लेकिन पटना हाई कोर्ट में बता दूं बहुत गलतियां हुई, कभी भी आपका आयोग के खिलाफ फैसला नहीं दिया, आज तक का इतिहास रहा है। तो अब 4-5 क्वेश्चन तो रगड़ेगा आयोग, ये मान सही पेपर, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो 4-5 काट के हम पढ़ा रहे हैं, 4-5 जो सही भी क्या मानेगा। आगे देखिए भाई, अब अगला देखिए इसमें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम है तो 494 और 495 के तहत कब दंडनीय होगा, जब वह 5वां विवाह करता। बस एक लाइन, 4 स्त्रियों से विवाह करना उसके लिए दंडनीय नहीं है। इसीलिए मैं बाइगेमी नहीं कहा, पुनः विवाह लिखा है। बाइगेमी नहीं, पुनः विवाह इसलिए लिखा गया कि पुनः विवाह अलग अलग धर्म के मामलों में अलग अलग होता है। तो हिंदू लॉ में तो कानून बन गया और मुस्लिम लॉ में आज भी कुरान से ही, यानी कुरान क्या आपका कुरान में भी लिखा है और सुन्ना भी, दोनों है आपका। अगला देखिए, मुख्य रूप से सुन्ना पर आधारित है 4 विवाह। पैगंबर साहब ने 4 विवाह किया था, इसलिए ये सुन्ना पर आधारित है। आगे देखा जाए भाई, स्त्री का देखिए, आगे क्वेश्चन न पूछे, बहुत उलझा होगा, बहुत लंबा चल जाएगा, लंबा नहीं खींचना है भाई, क्वेश्चन तमाम है इसमें, दिमाग अब खर्चा लगाइए। आगे देखा जाए भाई, अगर कोई मुस्लिम स्त्री एक से अधिक पुरुषों से एक साथ विवाहित होती है, विवाह करती है, तो निश्चित रूप से 494 या 495 के तहत दंड की भागी हो, क्योंकि मुस्लिम विधि में केवल ये अधिकार पुरुष को दिया गया है, स्त्री को नहीं। अब हिंदू लॉ में प्राचीन काल में था कि एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता था, वो भी वैध, और एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह, जैसे द्रौपदी, वो भी वैध था। लेकिन अब आपका वैध नहीं। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि पति या पत्नी, अब सतर्क रहना है अभी 3-4 उदाहरणों से। अगर प्रथम विवाह शून्य है तो क्या पुनः विवाह के लिए व्यक्ति दंड का भागी होगा? नहीं, क्योंकि कानूनन वह विवाह माना, ये याद रखिए। तो अब आपका कह सकते हैं कि दूसरा जो पुनः विवाह करता है, केवल किसी स्त्री को रख लेने से पुनः विवाह नहीं हो जाता। कानून ये कहता है कि जो दूसरा मैरिज किया गया है उसमें मैरिज के सभी संस्कारों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यानी कि केवल रखैल रखना दंडनीय नहीं बना देगा, जब तक कि दूसरे विवाह में सभी संस्कारों को या कर्मकांडों को पूरा न किया गया हो। ये भी सतर्क रहना है। अगला नियम, इस नियम के कुछ अपवाद है कि कब पति या पत्नी के जीवित रहते हुए आप पुनः मैरिज करेंगे तो दंड के भागी नहीं होंगे। अब अपवाद चलना है। अब पहला अपवाद आपका एविडेंस की धारा 108 से उठाना है। मृत्यु की उपधारणा, तो कितने साल तक नहीं सुना गया है? 7। तो अगर पति 7 साल से गायब है तो 7 साल बाद पत्नी अगर पुनः विवाह करती है तो पत्नी 494 या 495 के तहत दंड की भागी नहीं। पहला नियम, यानी कि 7 साल बाद। लेकिन दूसरा नियम आइए, अगर पहला विवाह शून्य था तब भी नहीं दंड के भागी होंगे। तीसरा नियम आपका देखना था, अगर पुनः विवाह में संस्कारों को किया ही नहीं गया तो विवाह कहाँ हुआ, तब भी नहीं दंड के भागी। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि अगर डाइवोर्स हो गया तब कब विवाह करेंगे, तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 15 में उल्लेख। फिर एक बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर पारस्परिक सम्मत से विवाह विच्छेद हुआ है तो चूंकि सीपीसी की धारा 96 कहती है कि पारस्परिक सम्मत से दी गई डिक्री की सामान्यतः अपील नहीं होगी, तो पारस्परिक आपका माने सम्मत यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत अगर विवाह विच्छेद हुआ है तो दोनों पक्षकार तत्काल पुनः विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर डिक्री पारित की गई है
तो 90 दिन अपील का क्या किया जाएगा? इंतजार। और 90 दिन के बाद अगर अपील हो गई इसके अंदर 90 दिन के, तब तो भाई पुनः विवाह फिर रुक जाएगा। और अगर अपील नहीं हुई तो आप पुनः विवाह कर सकते हैं, लेकिन अपील के समय का क्या करना पड़ेगा कि आपका कुछ। फिर एक बात देखिए, पत्नी या पति पुनः विवाह करने पर रोकने के लिए इंजक्शन जारी करा सकते हैं न्यायालय से, या आदेश जारी करा सकते हैं कि इनका पुनः विवाह क्या किया जाए, रोका जाए। दूसरा, आपका पति या पत्नी की सम्मति दे देने से पुनः विवाह करना वैध नहीं हो जाएगा। वह क्या होगा? सुन, ये नियम कुछ बताया गया, भाई पूरा बताना संभव नहीं है। बता दूं आगे आगे 494 में दंड की मात्रा 7 साल है, और यही छुपा कर करता है 495 में, तो दंड की मात्रा कितनी है? तो 10। आइए 496 देखा जाए। 496 में आपका गंधर्व विवाह आपका कहा जाता है, या कृत्रिम रूप। लिख लीजिए तो 496 कृत्रिम विवाह, कल्पित विवाह, बनावटी विवाह, उसको लिख लीजिए बैरक पर। आर्टिफिशियल लिखिए, कृत्रिम विवाह या बनावटी विवाह, उसको लिख लीजिए बैरक पर। आर्टिफिशियल विवाह, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनावटी, इसको गंधर्व विवाह भी आ जाए भाई। माला बना दिया और कह दिया कि क्या हो गया? विवाह हो गया। चांद सितारे को देख कर कहे कि हम चांद को साक्षी मानकर 1 जनवरी 2021 को मैं तुमसे क्या करता हूँ। तो कौन सी धारा है? अब तो याद हो जाएगा ना कि गंधर्व विवाह की धारा में, यानी कि लॉलीपॉप देना, यानी कि अब 6 फेरा लिया और कहा कि 7 फेरे पूरे और विवाह क्या हो गया? तो कौन सी धारा? आपका 496 का अपराध पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। पहला नियम याद रखना है, और दोनों कर सकते हैं, पुरुष भी या स्त्री भी। पुरुष का 6 फेरा ही लेकर के विवाह पूर्ण हो गया, जबकि जानता है ये विवाह पूर्ण नहीं हुआ, और स्त्री 5 फेरा लेकर कहे यह विवाह पूर्ण हो गया और जानती है कि ये विवाह बंधनकारी नहीं होगा, तो 496 के तहत ऐसे लोग क्या होंगे? दंडित होंगे। यानी कि कृत्रिम विवाह, बनावटी विवाह, कल्पित विवाह या आपका गंधर्व विवाह जो होते थे वो किस धारा से गवर्न होंगे? आपका 493 और 496 में कभी काल अंतर पूछा जाता है। 493 में पुरुष स्त्री को उत्तेजित करता है धोखा देकर कि हम आप विवाहित हैं, जबकि विवाहित नहीं रहता और रिलेशन बनाता है। 496 में रिलेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस विवाह कर्म पूरा नहीं हुआ, लेकिन कह दिया गया कि विवाह के संस्कार क्या हो गए? देखिए बैरक बात, विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना, जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधि पूर्ण विवाहित नहीं हुआ है, वह दंड का भागी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और दंड कितना है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसका 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना आपका ये दंड है। यहाँ आपका मैंने सतर्क रहना है। कल्पित या गंधर्व विवाह आपका, यानी कि बता ही दिया गया 3-4 उदाहरण। अब क्या बताया जाए? यानी कि चांद, तारा, आकाश को या इस ताजमहल को साक्षी मानकर मैं आपसे क्या करता हूँ? विवाह करता हूँ, और चाहता है कि ताजमहल का साक्षी मानना विवाह कर्म को पूरा नहीं करेगा। तब 496। अब 497 आ जाइए। जब भी 497 पढ़िए कम से कम 2-3 धाराएं इसके साथ पढ़िएगा। देखिए 497 के साथ कौन कौन पढ़ना है भाई? आर्टिकल 14 पढ़ना है,
आर्टिकल 19 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है, आर्टिकल 15 का क्लास 3 पढ़ना है, ये अनुच्छेद पढ़ने हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद पढ़ने हैं कौन कौन? 14, 19, 21 और 15 का क्लास कौन सा? 3। इसके बाद आईपीसी की धारा 497 भी पढ़नी है। एरिया थोड़ा देखिए, नेटवर्क में पूछा जाता है, हल्का सा इसकी एरिया हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी 198 भी आप पढ़ेंगे। 198 कट्टू है ना, 198 का सीआरपीसी है भाई, सीआरपीसी की धारा 198 का क्लास 2 पढ़ेंगे। फिर आपका हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 पढ़ना है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 पढ़ना है। और सीआरपीसी की धारा 125, सीआरपीसी की कौन सी धारा? और ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कौन सी धारा? 30। इसके बाद आपका सर हेनरी मेन भी पढ़ना है भाई। सर हेनरी मेन का कोटेशन पढ़ना है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परिस्थिति से संविदा की ओर। याद रखिए कौन? परिस्थिति से संविदा की ओर। फिर आपका इंग्लैंड का नियम आपका पूछा गया है। इंग्लैंड का नियम और भारत का नियम में क्या अंतर है? और अंत में केस आ जाइए जोसेफ साइन। इसके साथ और भी पढ़ना भाई। देखिए आपका जब भी 497 पढ़िए तो आपका 303 आईपीसी, झारखंड में तो तीनों क्वेश्चन बनाता है। 497 और 377 इसका कुछ हिस्सा, ये जरूर इतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए भूमिका बांधी जाए, उसके बाद आपका पढ़ाई तय करके भाई निपटा जाएगा एक लाइन। देखिए प्राचीन इसमें जार कर्म, हाँ एक और केस पढ़ना भाई। देखिए जोसेफ साइन ही नहीं, उतना केस तो 6-7 है, लेकिन 2 ही केस बताए जाएंगे। के.एम. नानावटी का, यानी कि के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिस पर की फिल्म भी बनी है आपका रुस्तम। नहीं, संविधान, हाँ संविधान का अनुच्छेद 14, 19, 21 और 15(3). देखिए एक निपटा जाए। एरिया तो लंबी है लेकिन सही एक 2 लाइन सबको निपटाना है। और इतिहास से चलना, पहले फेटर्निटी समझ लीजिए भाई। पता ना कुछ लोग ना आ रहा हूँ, नए लोगों को बताना पड़ेगा ना। देखिए कैसे हम बताएंगे, पहले नेट में भी और तमाम जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आजकल इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है कि इसका समाज पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो समाज पर इफेक्ट ये पड़ सकता है कि पारिवारिक सुख शांति क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए भाई एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध पहले समझ लीजिए, तब भाई नए लोग तो फिर बीच में पूछेंगे ये जार कर्म कौन चिड़िया का नाम है, तो चिड़िया बता दिया जाए, सब चिड़िया को क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए, सही रहेगा। देखिए जार कर्म या एडल्ट्री, तो पहले जानिए जार। जार का मतलब होता है कांटा। जार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कांटा। अब आइए कांटा बनाया जाए तो कई कांटे होते हैं। तो ए और बी आपका विवाहित है, विवाहित है। और ए की पत्नी बी से सी रिलेशन बनाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? जार। और इसी अपराध को कहते हैं जार कर्म। यानी कि ए की पत्नी बी से सी रिलेशन बनाता है आपका, और सी को जार कहा जाता है। ये जो जार होता है ये पति के नजरों में बार बार चुभता रहता है। और के.एम. नानावती का पहला केस अटैक किया जाए इस पर। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में आपका नेवी में काम करता था, तो फिल्म भी लोग देखते होंगे। और आपका 2 माह के लिए समुद्र में गया जहाज पर, और उसकी पत्नी का रिलेशन एक आदमी से बना, और आपका कह सकते हैं कि वह आया तो इस बात को जाना, तो पत्नी को ले गया सिनेमा दिखाने। 2 बच्चे भी थे,
हुआ कि चलो सिनेमा देखो। सिनेमा का टिकट मैंने खरीदा और पत्नी और बच्चों को ले गया, खुद ही बैठा। उसके बाद से बीच में कहा कि जा रहा हूँ मूंगफली लाने बाहर से, यानी कि अब क्या लेने जा रहा है अलग बात है, लेकिन हम अपना उदाहरण सेट कर रहे हैं कि क्या लेने जा रहा हूँ। तुम लोग फिल्म देखो, आनंद उठाओ, और हम लोग हम क्या जा रहे हैं, मूंगफली लेने। देर होगी तो आ जाना घर। उसके बाद गया अपने ऑफिस और लाइसेंस रिवाल्वर निकाल मैंने वहां से उठाया, निकलवाया। अब फिर जार के पास पहुंचा। जार के पास पहुंचा तो बस यही मैंने अपना तकरार हुआ भाई। बस एक लाइन ये कहा कि मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ और आप ऐसा करिए कि आप विवाह कर लीजिए। तो जार ने एक शब्द कहा और वो ये कहा कि क्या मैं उन सभी स्त्रियों से मैरिज कर लूं जिनके साथ मेरा रिलेशन है। किसी पर गुस्सा आ गई। आपका कह सकते हैं कि नानावटी को हाथापाई हुई, उसी में 3 गोली क्या किया, 6 नहीं 3 काट दिया सीने में और जार पहुंच गए ऊपर। तो ये था, यानी कि कांटा कहाँ निकल गया, कांटा ऊपर पहुंच गया। अब पहला बचाव लिया गया प्रकोपन का नानावती द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप इस घटना के बारे में सुने और जाकर आपने मारा, तो इस दौरान 8-10 घंटा बीत गया था और आपका गुस्सा इस दौरान क्या हो जाना चाहिए था साथ। अतः प्रोवोकेशन यानी कि आईपीसी की धारा 300 का अपवाद नंबर 1 का कोई बचाव नहीं दिया गया। अंत में भारत के राष्ट्रपति ने इस नानावती को क्षमादान कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत नहीं मिली। ये बात याद रखिए। और फिल्म में देखे भी होंगे, आपका एक औरत से वकील साहब पूछते हैं, अभियोजन के वकील, कि आपका क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो औरत यही कहती है कि तुम्हारी बीवी ऐसा करती तो तुम क्या करते। या ये औरत कहती है, मैंने गवाही देने में, फिल्म हम भी देखे हैं, आप भी देख लीजिएगा, देखना तो स्पष्ट कहती है कि अगर तुम्हारी बीवी रहती और तुम जार के पास जाते और जार ये कहता तुमसे कि क्या मैं उन सभी स्त्रियों से विवाह कर लूं जिसके साथ मेरा रिलेशन है, तो तुम क्या करते। वकील साहब का मुंह बंद हो गया। जैसे कि आपका मैंने हाथरस कांड में मैंने ये कहा, हाई कोर्ट ने डीजीपी और तमाम लोगों से, पुलिस से, तुम्हारी बेटी रहती तो क्या मिट्टी का तेल डालकर रात में जला देते। तो सबकी बोलती क्या हो गई, बंद, सबकी बोलती बंद हो गई थी। तो उसी प्रकार आपका यानी कि पहला आपका व्यू निकला। अब देखिए इसमें आगे भाई, इसमें पीड़ित पति होता था मतलब कि अब अपराध नहीं, अभी बताएंगे कौन होता था पति। और जो पत्नी जार दंडित होता था 497 के तहत, और पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं होती थी। ये अपराध केवल और केवल विवाहित स्त्री के प्रति किया जा सकता था, किसी विधवा या अविवाहित स्त्री के प्रति नहीं किया जा सकता था। और पीड़ित या आहत कौन होता था, ये। और ये जो अपराध होता था वह असंज्ञेय होता था, नॉन कॉग्निजेबल, और इसमें केवल और केवल कंप्लेंट होता था। यानी कौन कंप्लेंट करता था, परिवार के। अब आया आपका, कई मामले आते रहे, चलते रहे, सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क लगातार दिया जाता रहा कि हजूर ये तो आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन है। आपका जार भी अभियुक्त अपराधी हैं, स्त्री भी बराबर की अपराधी हैं, तो क्यों स्त्री को बचाव दिया जाए। तो बार बार हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ही लाइन कह रहा था, अनुच्छेद 15 का खंड 3 देखिए, कौन सा अनुच्छेद, राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अतः स्त्री को दंडित न करना वैध माना जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट इसी का सहारा लेता था
और आपका कहता था अब ये होता, ये कहा गया, कई केसों में तर्क दिया गया जो इससे तो स्त्री को कोई फायदा ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि फायदे की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद 2018 का मामला, यानी आपको अच्छे से जानना है। एक एनआरआई यानी कि अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन था, उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, और गुहार ये लगाई फिर एक बार कि धारा 497 में स्त्री दोषी नहीं हो रही है, केवल जाल दोषी हो रहा है। अतः ये धारा अनुच्छेद 14 का यानी कि समता के अधिकार का, आपका अनुच्छेद 19 यानी कि स्वतंत्रता का, आर्टिकल 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, और अनुच्छेद 15 यानी कि लिंग के आधार पर विभेद करती हैं। अतः इसे सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अवैध घोषित कर, ये जोसेफ साइन ने मांग की। सुप्रीम कोर्ट 2018 में मुख्य न्यायाधीश भी पूछा गया है, जबकि दीपक मिश्रा जी ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया, और इस केस में जोसेफ साइन के बाद में। लेकिन अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर, तो 4 अनुच्छेद याद रखें, कौन कौन? 15, 14, 19 और 21, चारों में बता चुके एक लाइन में, अगला से नहीं बताया जाए। अब आइए, असंवैधानिक हो गया तो नेट का क्वेश्चन देखा जाए। ये केवल अब अपराध नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जार अब दंड का भागी नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्त्री की भी स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा है, और स्त्री का जो पर्सनालिटी है वह पति के पर्सनालिटी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्त्री स्वतंत्र है इस मामले में, और पति की हैसियत पर पत्नी की हैसियत निर्भर नहीं करती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एक वाक्य और कहा जो 2018 में पूछा गया यूपीजे में, कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं। भले ही ये धारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई हो, लेकिन आज भी सिविल मामलों में ये प्रावधान बचा हुआ है, केवल अपराध से बाहर हुआ है। सिविल मामलों में अगर पत्नी जार कर्म करती है तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत आपका ये डाइवोर्स का आधार होगा, और 125 सीआरपीसी के तहत आज भी अगर पति जारता की दशा में रह रही है, मैंने एक बार नहीं लगाता है, तो भरण पोषण देने से क्या किया जा सकता है उनका, और डाइवोर्स का आधार भी है, और सीआरपीसी 125 के तहत भरण पोषण देने से इनकार भी किया जा सकता है। और चूंकि आपका सीआरपीसी की धारा 198 का क्लास 2 आपका 497 के लिए परिवार की बात करता था, तो 497 आईपीसी और सीआरपीसी 198 का कौन सा क्लास 2 में जो एक धारा थी, 2 धाराएं थी, 497 उसको भी असंवैधानिक घोषित सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो केवल आईपीसी नहीं, सीआरपीसी की कौन सी धारा 198 पूरा नहीं, उसका क्लास 2 में जो एक धारा 2 धारा है 497, 98, लेकिन एक धारा जो 497 है उसको असंवैधानिक घोषित किया। वैसे इतिहास 1-2 लाइन बता दें, समय तो ज्यादा नहीं है भाई बताने का, लेकिन आपका इतिहास भाई चला जाए और इतिहास देखना आपका क्या है। प्राचीन काल में पर पुरुष गमन स्त्री इसको कहते हैं, पर पुरुष गमन स्त्री। प्राचीन काल में पर पुरुष गमन स्त्री मृत्यु दंड से दंडनीय होती थी प्राचीन काल। लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और आपका